All right, so this is the session for 2024 PYQ. This is your last year's paper. Instructions क्या हैं? There is a use of simple calculator which is allowed. So take the calculator with you for sure. And then there are, so you have to attempt any 9 questions. In total, there are 10 questions. So there is an option of 1 question which you can leave. And सारे questions same marks के हैं, basically 10 marks. ठीक है? So, all right, let's start with this question number 1. So this question is from chapter number 18. And इसमें क्या करना है? You have to maximize this profit subject to this particular production constraint. This is the constraint that you have, right? तो इसमें क्या लगेगा? What kind of conditions you are going to use? Kuhn-Tucker conditions, right? फर्स्ट वे हम्म लैग्रांज फंक्शन तो आप लेग्रांज फंक्शन बनाओगे, फिर डेरिवेटिव वाली कंडीशन लोगे, फिर उसके बाद और क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशंस यूज होती है। उस हिसाब से हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है? चलो, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले व्हाट इज माय लेग्रांज फंक्शन? लेग्रांज फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड लैम्डा, क्या रहेगा वो? एफ ऑफ एक्स जो भी आपका फंक्शन है, तो ये कितना हो जाएगा? 64x माइनस 2x² प्लस 96y माइनस 4y² माइनस 13। ये तो आपका एफ ऑफ एक्स हो गया। माइनस लैम्डा टाइम्स ये आपका जी ऑफ एक्स फंक्शन है, ये आपकी सी वैल्यू है, करेक्ट? तो ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्स प्लस प्लस वाई माइनस माइनस 26 36। ये आपका लेग्रांज फंक्शन हो गया। दिस इज स्टेप नंबर 1। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होता है? पार्शियल डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन वाई। एब्सोल्युटली। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 64। 64 माइनस 4x माइनस लेमडा That's it. And we put it equal to 0. Then with डेल respect to y, 96 माइनस 8y माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन होती है। यस मैम। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन क्या होती है? आपकी लैम्डा एक्स और ये जो वैल्यू है x प्लस वाई माइनस 36, ये वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, राइट? यस मैम। एंड आपकी लैम्डा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, करेक्ट? एक ये कंडीशन हो गई। उसके अलावा एट ऑल पॉइंट्स जो आपकी कंस्ट्रेंट है वो हमेशा सेटिस्फाइड होनी चाहिए, करेक्ट? विच इज x प्लस वाई ऑलवेज हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 36। ठीक है? ये वाली जो कंडीशन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 वेन एवर g ऑफ x कॉमा वाई इज लेस देन c, राइट? यस मैम। लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 इफ ये जो x प्लस वाई है ये लेस देन 36 हुआ तो, करेक्ट? जस्ट टू मेक श्योर कि ये चीज हमेशा 0 रहे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहेंगे? तो देखो, हमारे पास यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाती है? जो भी होगा लैम्डा, 64 माइनस 4x इज इक्वल्स टू लैम्डा। और यहां से क्या आ जाएगा? 96 9 माइनस माइनस 8y इज इक्वल्स इक्वल टू लैम्डा। अब लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो, 0 हो, नॉन जीरो हो, कुछ भी हो, ये दोनों को बराबर ही होना पड़ेगा, यस मैम। करेक्ट? सो वी नीड टू हैव फॉर श्योर
64 minus 4x to be equal to 96 minus 8y। तो यहां से क्या हुआ? अगर आप 8y माइनस 4x, ये किसके बराबर हो जाएगा? 96 में से 64 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 32। 32। तो एक कंडीशन ये हमेशा होल्ड करनी चाहिए, और इसमें से आप मैम कॉमन भी ले फोर सकते हो। ये हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। तो एक तो ये कंडीशन है पक्का। अब उसके अलावा हमारे पास ये कंडीशन में से दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं? आइदर लेमडा इक्वल टू जीरो और तो ग्रेटर हमारे देन इक्वल। तो हमारे केसेस क्या बनते हैं? इस ये कंस्ट्रेंट एक्टिव है या इनएक्टिव है उसके बेसिस पे, राइट? सो टू केसेस। केस वन क्या हो सकता है कि अगर लेमडा टू एक्स जीरो। प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 हुआ, और दूसरा केस है अगर वो लेस देन 36 हुआ, राइट? अगर ये इसके बराबर है तो क्या होगा? लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लैम्डा की वैल्यू यहां से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुई, और ये कंडीशन तो हमेशा वैलिड होनी चाहिए, करेक्ट? यस मैम। तो यहां से क्या हुआ? 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8, एंड x प्लस वाई कितना है? 36। 36। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऐड कर दो इन दोनों को। 3y इक्वल टू 44। 44। सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 44/3। और x की वैल्यू 36 में से 44/3 माइनस करना है, यस मैम। विच इज, ये कितना हुआ? 100 108 माइनस 44। डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना हुआ? 64/3। 64 डिवाइडेड बाय 3। तो ये x स्टार हो गया तुम्हारा, ये y स्टार हो गया। इन दोनों का सम 36 आ रहा है। ये कंडीशन भी वैलिड हो रही है, करेक्ट? यस। और यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? कोई भी एक वैल्यू पिक कर लो। लैम्डा क्या आ रहा है? 64 माइनस 4x। तो ये कितना हुआ? लाइक दिस। यस मैम। तो लैम्डा क्या हुआ? नेगेटिव आएगा, है ना? ये सुनो। यस मैम नेगेटिव आएगा। लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बट क्या लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नो, ये नो। वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। सो लैम्डा इज नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। So that means we can't work with this, correct? So no solution in this case. अब उसके अलावा दूसरा केस क्या होगा? केस टू, कि भाई x प्लस वाई की वैल्यू लेस देन क्या हो? 36। 36। तो अगर लेस देन 36 हुई तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस के हिसाब से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? जीरो। सो लैम्डा की वैल्यू जीरो होगी। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू जीरो हो जाती है, इससे क्या पता चल जाएगा? लैम्डा की वैल्यू अगर आपकी जीरो है, तो मतलब ये चीज जीरो के बराबर होगी और ये चीज भी जीरो के बराबर होगी, करेक्ट? यस मैम। तो यहां से देखो फिर क्या हो रहा है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। 16। और y की वैल्यू 12। 96/8 कितना होता है? 12। यस मैम। तो ये वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यूज के साथ देखो सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं?
लैम्डा की वैल्यू जैसे ही 0 रख देते हो, ये चीज तो सेटिस्फाई हो रही है, यस मैम। और x प्लस वाई लेस देन 36 है, और ये भी x की वैल्यू y की वैल्यू ऐसी आ रही कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब x प्लस वाई अगर आप करते हो 12, और ये इन दोनों को सम करते हो तो कितना आता है? 28। 28 36 से तो छोटा ही है। यस मैम। तो वो वैलिड, वो कंडीशन भी वैलिड है। उसके अलावा और कुछ है क्या जो वैलिड नहीं है? ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड हो गया है, ये भी वैलिड हो गया है। एवरीथिंग इज गेटिंग वैलिड। सो आपके एक्स स्टार वाई स्टार और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सो दिस इज वन पॉसिबल सोल्यूशन दैट वी हैव, राइट? सो एक्स स्टार कितना आया? 16। वाई स्टार कितना आया? 12। एंड लैम्डा वैल्यू कितनी आ गई? 0। करेक्ट। अब यहाँ पे प्रॉफिट निकालो, क्या होगा? ये है आपका प्रॉफिट। कितना हो गया ये? 64 into 16 माइनस 2 into 16 होल स्क्वायर। 16 होल स्क्वायर कितना होता है? 256। 256। प्लस 96 into 12 माइनस 4 into 12 होल स्क्वायर इज 144 माइनस 13। तो कितना हुआ ये? नाउ योर कैलकुलेटर विल बिकम इम्पोर्टेंट। What is it now? 64 into 16. You get 24। 1024, and 256 into 2 512 होता है। यस मैम। 96 into 12 कितना होता है? मैम 1150। 1152। यस 1152। And 144 into 4 is 576 माइनस 13। तो क्या हो गया ये? 1024 माइनस 512 प्लस 1152 minus 576 and then minus 13. So you get 1075. This is your max profit. ठीक है? Is that fine? यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से सारी कंडीशंस लिखनी है, और फिर एंड में जो भी आपका सोल्यूशन है उसमें वैल्यू पुट करके दिखा देनी है। दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू डू। कर लेंगे इसको? तो ये चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि कंडीशन कहाँ वैलिड हो रही है, कहाँ नहीं वैलिड हो रही। नेचुरली तो देखो हमारे दिमाग में यही आएगा कि भाई मैक्स एक्स और मैक्स वाई यूज करो तभी जाके ये ऑप्टिमाइज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या, पहले केस में क्या दिक्कत आ गई? लैम्डा नेगेटिव आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। करेक्ट? तो दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इन दिस केस लैम्डा टर्न्ड आउट टू बी 64 minus 4x, which came out to be negative. So we won't operate with that. Okay. All right. Next question. Question number 2.
So this is your question, which is based on chapter number 10, which is integration. All right, let's see क्या किया हुआ है इधर. So ये लिखा हुआ है, suppose that an economy's investment flow every year is this particular expression. IT की वैल्यू जो है वो दे दी है 10 t⁻1/2. Let KT represent the current stock of capital at time t. KT का मतलब क्या है? कैपिटल स्टॉक. इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट. इफ K0 इज इक्वल्स टू K0, मतलब टाइम पीरियड जीरो पे जो कैपिटल स्टॉक था इकोनॉमी में वो K0 था, एंड देर इज नो डेप्रिसिएशन, देन फाइंड द लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक 5 years फ्रॉम नाउ. कोई डेप्रिसिएशन नहीं था तो कैपिटल स्टॉक 5 साल बाद कितना हो जाएगा ये बताना है. और दूसरा पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है, व्हाट हैपेंस टू द कैपिटल स्टॉक. कैपिटल स्टॉक को क्या होता है 5 साल के बाद? अगर इन्वेस्टमेंट फ्लो तो उतना ही है, इट इज द सेम एज बिफोर, एंड कैपिटल स्टॉक डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 500. हर साल कैपिटल स्टॉक 500 यूनिट से डेप्रिशिएट करता है. तो पहले तो मेरे को एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? आपने दो कॉन्सेप्ट समझे होंगे इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में या माइक्रो में जो भी है. फ्लो वेरिएबल होता है और एक स्टॉक वेरिएबल होता है. इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय फ्लो एंड स्टॉक वेरिएबल्स? मैम, stock variable is basically at particular time what is the value of my asset. जैसे मान लो एक बकेट है, ठीक है, और यहाँ पे एक टैप लगा हुआ है. बकेट में ऑलरेडी कितना पानी अवेलेबल है, बकेट में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पानी अवेलेबल है, ये कैसा वेरिएबल है? मैम, स्टॉक वेरिएबल. इट्स अ स्टॉक वेरिएबल, टोटल वैल्यू ऑफ वट एवर देर इज. ठीक है. अब मान लो तुमने 1 घंटा इस टैप को ऑन किया तो टैप में से पानी आया. उसके बाद तुम्हारी बकेट जो है वो पहले रेड लेवल पे थी, अब वो इस लेवल पे आ गई है. तो ये जो एक्स्ट्रा चीज ऐड हुई है ये क्या है? कि भाई 1 घंटा इस प्रोसेस को करने से कितना एडिशन हुआ है, राइट? सो वाटर विच इज गेटिंग इनसाइड एवरी सिंगल आवर, वो क्या वेरिएबल है, वो कैसा वेरिएबल है? मैम, फ्लो वेरिएबल. फ्लो वेरिएबल. ठीक है. इंसान की वेल्थ वो क्या होती है? स्टॉक वेरिएबल. स्टॉक वेरिएबल. उसकी सालाना इनकम, ईयरली इनकम ऑफ दैट पर्सन, वो क्या है? फ्लो वेरिएबल. फ्लो वेरिएबल. ठीक है. तो फ्लो वेरिएबल में बदलाव से आपका जो स्टॉक वेरिएबल है उसमें वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएंगी. ठीक है. तो अभी इन्होंने शुरू में क्या बताया? कैपिटल स्टॉक शुरू में K0 था, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट दी हुई है. तो एक बात मेरे को बताओ, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, सपोज पहला केस है केस 1, नो डेप्रिसिएशन. ठीक है. नो डेप्रिसिएशन. केस 1, नो डेप्रिसिएशन, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है. तो किसी भी वक्त पे तुम्हारा कैपिटल स्टॉक क्या होगा? मैम, K0. जो तुम्हारी ऑलरेडी कैपिटल थी, जो ऑलरेडी बकेट में पानी था. ठीक है. प्लस और क्या? हाँ मैम, इन्वेस्टमेंट जो हम लोग कर रहे हैं जो जीरो भी टू 5 ईयर. जो भी तुमने इन्वेस्टमेंट करी जितने भी पीरियड के लिए की, तो आप इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे उसको इंटीग्रेट करोगे. यस मैम. इंटीग्रेट करने का लॉजिक क्या है यहाँ पे? मैम, बेसिकली वी हैव टू इंटीग्रेशन सारी ऐड. चीजों को ऐड कर देता है यस मैम. 5 साल के पीरियड तक के लिए. तो आपको ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है? 5 साल के पीरियड के लिए तुम्हारी क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स रही, करेक्ट? इससे आपका क्या वैल्यू आ जाएगा कि 5वें साल में कैपिटल स्टॉक कितना था?
ये तो यस। शुरुआत में ही था, और ये इतना बदलाव हुआ है, करेक्ट? एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है ये, करेक्ट? दिस इज फाइन। यस मैम। तो K5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? K0 कितना था? K0। IT फंक्शन क्या था? 10 T⁻1/2 dt, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5। कितना हुआ ये? 10 T⁻2 का इंटीग्रेशन। T⁻3/2 हम्म। एंड मल्टीप्लाई 2/3। और इसकी लिमिट 0 से लेके 5 तक। और ये कितना है? K0। तो क्या हुआ K5? K0 प्लस, what is 20 बाई this? 20 20 by बाई 3 and 5 power 3/2 minus 2। 0 power 3/2 which is 0, right? यस मैम। तो ये कितना हुआ? 5 power 3 कितनी होती है? 125 रूट हो जाएगा मैम। हम्म। 125 का स्क्वायर रूट। ये आपकी क्या हो गई? K5। मैम 5√5 भी इसको लिख सकते हैं ना? हाँ, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5√5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम। 20/3 इंटू 5 √5, तो फिर ये बस 100/3 हो जाएगा। जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर द सेम। ठीक है। ओके, दिस इज द फर्स्ट केस। नेक्स्ट केस में क्या है? डेप्रिसिएशन भी हो रहा है हर साल 500 यूनिट्स का। तो डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होता है? ये तो एज इट इज है, ये चीज, ये तो हो ही रहा है। विद डेप्रिसिएशन व्हाट एल्स इज हैपनिंग? और क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन से क्या होता है? कैपिटल जो ऑलरेडी थी आपकी, वो कैपिटल में रिडक्शन होता है। डेप्रिसिएशन इज लाइक योर कैपिटल इज गेटिंग वेस्टेड, या रिडंडेंट हो रही है, व्हाटएवर। तो 500 यूनिट्स का क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन हर साल। यस मैम, इंटू मल्टीप्लाई 5। इनटू आप DT कर दोगे, और ये कहां से कहां तक ऐड करोगे? मैम हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आपका जनरल पैटर्न क्या है? कल को ये 500 ना देख के T यूनिट बोलते, या 500 T यूनिट बोलते, तब हमें प्रॉब्लम आ सकती थी ना। यस मैम। तो जनरल अप्रोच क्या है? ये चीज ऐड हो रही है, और डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो रहा है। जो भी डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का जो भी फंक्शन है, डेप्रिसिएशन का जो भी फंक्शन होगा वो आप यहाँ पुट करोगे, और उसको 0 to 5 क्या करोगे? इंटीग्रेट। और ये रिड्यूस हो रहा है आपके कैपिटल स्टॉक में से। ठीक है। यस मैम। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। इन दिस स्पेसिफिक केस ठीक है, आप बोल दो 500 × 5 कर दो, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। बट इफ दे गिव यू समथिंग लाइक ओके T² रिड्यूस हो रहा है, तो फिर इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हिस्सा कितना आ गया था? ये तो हमने सॉल्व कर लिया था। K0 प्लस 100/3 √5 था। व्हाट अबाउट दिस पार्ट? मैम 500 टी हो जाएगा एंड लिमिट 0 to 5। माइनस 500T, टी लिमिट 0 to 5। 0 to 5। तो ये कितना हुआ? 500 × 5 विच इज 25। 2500। ये आपका कैपिटल स्टॉक का वैल्यू हो गया 5th ईयर में विद डिप्रिसिएशन। ठीक है, कर लेंगे इसको। दिस इज योर आंसर हियर, एंड
This is your answer here. Okay, fine. Yes, ma'am. All right, chalo, let's move on to the next question. मैम जी, yes. मैम मैम हमारे सर ने भी सेम क्वेश्चन ऐसा हम्म टेस्ट में दिया था, तो उसमें रेट मेंशन था डेप्रिसिएशन का। हम्म तो मैम अगर रेट मेंशन है तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कुछ भी रेट दे दिया, मान लो रेट दे दिया T⁻3/2, इस रेट से डेप्रिशिएट हो रहा है, यस ठीक है। मैम। तो डेप्रिसिएशन को लेके मेरे को मालूम है कि वो मेरे कैपिटल स्टॉक में रिड्यूस होने वाला है। तो मेरा ओके वैल्यू क्या हो मैम। जाएगा, K0 प्लस जितनी भी मेरी इन्वेस्टमेंट है जो कि ऐड हो रही है, जो भी आपकी लिमिट 0 to T होगी, और जो डेप्रिसिएशन वाला लेवल है वो आप उसमें से रिड्यूस कर दोगे, माइनस करोगे। जो भी डेप्रिसिएशन का इन्होंने रेट बताया हुआ है उसको आप अपनी लिमिट में से माइनस, इस तरीके से माइनस कर दोगे। ये आपका कैपिटल स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा एट टाइम T। ओके मैम। तो जनरल जो भी फंक्शन आए उसको इसमें पुट करना है और उसको इंटीग्रेट कर देना है। इन्वेस्टमेंट ऐड हो मैम रही है। बट हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ई रेस टू पावर समथिंग ऐसे करके भी सॉल्व कर रहे थे, तो मुझे वहां से डाउट हुआ कि ये कैसे मतलब सॉल्व कर रहे हैं। e⁻⁴ करके तो नॉट श्योर व्हाट दे आर सेइंग, ओके मैम। बट मैम दिस, आई सेंड यू द क्वेश्चन, sure, sure, you दैट send me the पर्टिकुलर question. क्वेश्चन। Sure, you send me the question and then we can discuss it. No problem. ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। All right. So this is your third question. ये कहाँ से है क्वेश्चन? Differential equation, which is chapter number 21. Yes, all right. ठीक है. So what is the question? Question is this, that third question number A part, show that u1 is equals to e⁻²t and u2 is equals to t times e⁻²t. Both solve this particular equation and what is the general solution. तो ये पूछा है कि ये इसका सोल्यूशन है, ये भी इसका सोल्यूशन है, और ये दोनों इसी को सॉल्व करते हैं, ये बात आपको शो करनी है, और इसका जनरल सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो क्या तरीका होता है हमारा? तो भाई इन्होंने ये खुद ही दे दिया है कि ये इसका सोल्यूशन है, तो हम इस इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे कि ये इसको वैलिड, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। सिमिलरली आप इसको भी इसी फंक्शन में पुट करके देख लोगे और देख लोगे कि ये वैलिड हो रहा है कि नहीं। और जनरल सोल्यूशन बताने के लिए हमारा तरीका क्या होता है, A⁻u⁴ प्लस B⁻u⁴, ये जनरल सोल्यूशन होता है। कब? Yes. जब u1 और u2 एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ना हो, Independent हो basically. मतलब एक दूसरे के, मतलब अगर इन दोनों को तुम डिवाइड करो तो कोई कांस्टेंट नंबर ना आए, ठीक है। प्रोपोर्शनल नहीं होने चाहिए एक दूसरे के, कि e⁻²t 2 टाइम्स e⁻²t 10 टाइम्स e⁻²t, ऐसे तो फिर मैं दुनिया भर के हजारों सोल्यूशन बना दूं, राइट। तो जनरल सोल्यूशन का ये तरीका है। तो क्या करेंगे फिर, u1t क्या है, e⁻²t, u1 डॉट क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, e 2 पावर टू into टी, e power into 2. और u1 डबल डॉट, मतलब u1 डॉट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, 2 e power 2t. ये हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है वेदर इट इज सॉल्विंग दिस इक्वेशन और नॉट, राइट। तो हमारी हमारी इक्वेशन क्या थी, x डबल डॉट -4x डॉट प्लस 4x इज इक्वल टू 0। सो लेट्स चेक, लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलती है, u डबल डॉट कितना होगा, 4 into
यही चेक करेंगे कि ये किसके बराबर है। ये किसके बराबर है? 4e⁻2t माइनस 4 × u डॉट कितना है ये, प्लस 4 × u1 कितना है e⁻2t। तो ये कितना हुआ? 4e⁻2t माइनस 8e⁻2t प्लस 4e⁻2t। तो ये कितना हो गया? 8e⁻2t माइनस 8e⁻2t which is equals to 0. Yes, ma'am. That means it is satisfying this equation. So इससे क्या प्रूव हुआ? Hence u1t is equals to e⁻2t is a solution, right? It is a solution of this equation. Similarly, next क्या है? te⁻2t, u2t क्या है? te⁻2t, u2 डॉट कितना हुआ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t एज इट इज e⁻2t का डेरिवेटिव 2e⁻2t प्लस e⁻2t एज इट इज t का डेरिवेटिव 1। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब u2 डबल डॉट ये कितना हो जाएगा? T as it is. t एज इट इज e⁻2t का डेरिवेटिव 2e⁻2t प्लस e⁻2t एज इट इज t का डेरिवेटिव 1 Yes, ma'am. और फिर e⁻2t का डेरिवेटिव 2e⁻2t। तो ये कितना हुआ? 4t For e⁻2t प्लस 4e⁻2t ओवरऑल, yes, ma'am. राइट। तो ये डेरिवेटिव्स आ गए। अब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? u2 डबल डॉट माइनस 4 टाइम्स u2 डॉट प्लस 4 टाइम्स u2, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड। Yes, ma'am. ये किसके बराबर आ रहा है? 4te⁻2t प्लस 4e⁻2t, ये हुआ। फिर उसके बाद माइनस 4 टाइम्स 2te⁻2t प्लस e⁻2t प्लस ये कितना हुआ? 4te⁻2t। So what do we get here? इसको और इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा ये? 8te⁻2t प्लस 4e⁻2t माइनस 8te⁻2t माइनस 4e⁻2t। ये पूरा 0 हो गया, ये और ये नेगेटिव साइन, ये और ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल 0, राइट। So what does this imply? u2t, which is t times e⁻2t, is a solution, right? Correct. And are these two solution proportional? अगर आप u1t बाय u2t करते हो तो क्या होता है? e⁻2t डिवाइडेड बाय t e⁻2t क्या आया? 1/t। Yes, ma'am. Is this a constant? No, ma'am. Which is not a constant. So what does that show? The two solutions are not proportional. So what is the general solution? A u1 plus B u2. Which is what? A e⁻2t plus B t e⁻2t, right? Which is A plus bt
e power 2t, right? Where a और b क्या होंगे? आर्बिट्री कांस्टेंट। They are arbitrary constants. ठीक है, तो दिस इज योर सोल्यूशन। यस मैम। कर लेंगे इसको, ये आपका सोल्यूशन है। All right, what about b part? B part is saying find the general solutions of the following differential equation and determine if it is stable or not. ये इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। और ये भी बताना है कि ये स्टेबल है कि नहीं। तो क्या करना चाहिए, क्या है ये, व्हाट इज दिस? मैम फर्स्ट we have to find the function या and then we take the derivative, वहां से फिर साइन चेक करके स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो ये फंक्शन किस तरीके का है? सेपरेबल वेरिएबल। ये किस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये इज दिस रियली सेपरेबल और समथिंग एल्स? या does this resemble a particular type that we have studied? मैम यस मैम, we can separate this हाँ, differential equation। we can separate it, okay। ठीक यस है, मैम। ये कोई पर्टिकुलर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? 1 minute मैम। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, यस मैम। है ना? हमारी जो लीनियर इक्वेशन बनती है वो किस फॉर्मेट की होती है? एक्स डॉट प्लस ए टाइम्स एक्स इज इक्वल्स टू बी। ये एक लीनियर डिफरेंशियल बी इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ए इक्वल टू हाफ एंड बी इक्वल या टू 3/4। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? मैम फर्स्ट वी फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो तो कांस्टेंट हो गया, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? सी ई पावर माइनस ए टी प्लस बी बाई ए, यस मैम। वेयर सी इज अ कांस्टेंट, करेक्ट? यही होता यस मैम। है ना? तो अब ये इस फॉर्मेट में फिट हो रही है। यस मैम। y डॉट प्लस 1/2 y इज इक्वल्स टू 3/4 इज अ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट? एंड इसका सोल्यूशन क्या होता है? y इज इक्वल्स टू सी ई पावर माइनस ए टी। ए क्या होगा? 1/2 टी 1/2। प्लस बी बाई ए। बी कितना है? थ्री बाय थ्री बाय फोर बाई ए। ए कितना है? 1/2। 2। तो आपका सोल्यूशन क्या हो गया? एंड देन व्हाट इज दिस प्लस? विल डू 3/2, करेक्ट? यस मैम। ओके, अब ये तो हो गया पहला हिस्सा, ये आपका जनरल सोल्यूशन है। अगली जो चीज उन्होंने हमसे पूछी हुई है वो क्या है कि डिटर्मिन इफ इट इज स्टेबल और नॉट। ये स्टेबल है कि नहीं है। तो इसमें स्टेबल नॉन स्टेबल की बात क्या होती है कि अगर आप टी एज टी यू टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे, हम्म, तो y जो है एक मतलब एक कोई फिक्स वैल्यू लेना चाहिए। इफ टी टेंड्स टू इंफिनिटी अप्रोचेस
a constant value, then it is stable. Yes, ma'am. और ये पूरा किस चीज पे डिपेंड करता है? ए की वैल्यू पे, राइट? ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। क्योंकि अगर ए पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? मैम फिर वाई डेविएट करेगा। जैसे ही अगर आप t टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो ये e पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, यस मैम। और फिर ये डिनोमिनेटर में 1/e पावर इन्फिनिटी, तो ये ओवरऑल नंबर 0 को टेंड करेगा ना, जीरो। तो ओवरऑल ये नंबर 3/2 को अप्रोच करेगा। यस मैम। तो अगर ए वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इट कन्वर्जेस टू b बाई a which is 3/2 here, यस मैम। and in that case we say that this equation is stable, right? Since as t tends to infinity, y tends to 3/2, it is stable, right? So it is a stable. This equation is said to be stable, right? ठीक है? It's stable. अगर ये a वैल्यू -1/2 हो जाती तो क्या हो जाता? देन अनस्टेबल। तो देन ये माइनस की जगह प्लस हो जाता 1/2। तो अगर आप t की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करवाते तो ये ओवरऑल नंबर एक्सप्लोड करता, यस मैम। और जब ये एक्सप्लोड करता तो वाई हम लोग वाई अप्रोचेस टू इंफिनिटी। स्टेबिलिटी पे नहीं पहुंच पाते, ठीक है? तो देन इट वुड नॉट हैव बीन स्टेबल। फाइन, कर लेंगे इसको। ओके, फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन कहाँ से है? मैम डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन, चैप्टर नंबर 20। और इसमें भी ये लोग शायद सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या दिया हुआ है? टू फर्म्स शेयर द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट। दो फर्म्स हैं, एक मार्केट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो शेयर कर रही है, मतलब कुछ डिमांड पहली फर्म सप्लाई कर रही है, कुछ डिमांड दूसरी फर्म। फर्म वन's आउटपुट इज एक्स, फर्म टू's आउटपुट इज वाई। द टू रिएक्शन फंक्शंस ऑफ द फर्म आर, और इनके जो आउटपुट्स हैं वो कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। एक्स टी प्लस वन प्लस बीटा टाइम्स वाई टी इज इक्वल्स टू बी, वाई टी प्लस वन प्लस अल्फा टाइम्स एक्स टी इज इक्वल्स टू बी। Derive and solve the second order difference equation for x which is implied by the model। तो x के टर्म्स में कोई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन आपको यहाँ पे डेराइव करनी है और उसको सॉल्व भी करना है। एंड ऑल्सो डिस्कस द कंडीशंस अंडर विच द स्टेडी स्टेट इज स्टेबल। स्टेडी स्टेट स्टेबल कब रहेगा वो भी बताना है। तो आपको क्या बता दिया गया है, क्या किस चीज में क्या डिराइव करना है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन डेराइव करनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स, करेक्ट? तो क्या करना चाहिए हमें? जहां पे भी y दिख रहा है वहां पे x से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। यस, यस मैम। राइट। तो देखो, जो पहली इक्वेशन है वो क्या है? एक्स टी प्लस वन प्लस बीटा टाइम्स वाई टी इज इक्वल्स टू बी। तो अगर आप एक एक टाइम आगे भी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर टाइम t+2 प्लस बीटा टाइम्स वाई टी प्लस वन, ये भी b के बराबर ही आना चाहिए। यस और नो? यस मैम। यहाँ पे t की वैल्यू t+1 रख दो, है ना? तो यही इक्वेशन बनेगी। यस, नो? यस मैम। है ना? और मुझे एक बात और बता दी गई है विच इज वाई टी प्लस वन इज इक्वल टू दिस। वाई टी प्लस वन की वैल्यू ये है, तो मैं यहाँ पे जो वाई टी प्लस वन है उसको इससे रिप्लेस कर सकती हूँ, ये जो भी इक्वेशन आएगी।
वाई टी प्लस वन को क्या लिखूंगी मैं फिर? बी बी माइनस माइनस अल्फा एक्स टी। ये लिख देंगे, ये हो गया, यस मैम। राइट? तो क्या बनी इक्वेशन फिर? व्हाट इज योर इक्वेशन नाउ? ये हो गया, यस मैम। ये डेराइव हो गई, सारे एक्स के टर्म्स, सारे वाई के टर्म्स गायब हो गए, ओनली एक्स टर्म्स आर लेफ्ट। सो व्हाट इज दिस? ये हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है। करेक्ट? यहां तक कोई दिक्कत? नो मैम। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें? क्योंकि हमें तो सॉल्व भी करना है इस इक्वेशन को, तो क्या करें फिर? सॉल्व करने के क्या तरीके हैं? मैम एक्स टी इक्वल टू ए यू टी वन प्लस बी यू टी टू। तो फिर ये यू वन यू टी ये कहाँ से निकालोगे? सबसे पहले ये किस तरीके की इक्वेशन है? नॉन होमोजेनस की होमोजेनस? नॉन होमोजेनस। नॉन होमोजेनस का सोल्यूशन निकालने का भी पहला तरीका क्या होता है? फर्स्ट वी फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस वन, होमोजेनस। राइट? सो पहले फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा? क्या होगा वो? एक्स टी प्लस टू माइनस अल्फा बीटा एक्स टी इक्वल टू जीरो। इसका सोल्यूशन निकालना है, राइट? यस मैम। अब आपका सोल्यूशन निकालने का क्या तरीका होता है? फर्स्ट वी फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी क्या बनेगी? यूजुअली जनरल, इन जनरल क्या होता है? अगर मेरी इक्वेशन ऐसी हो, एक्स टी प्लस टू प्लस ए टाइम्स एक्स टी प्लस वन प्लस बी टाइम्स एक्स टी इज इक्वल्स टू जीरो, ये होती है इक्वेशन। यस मैम। और फिर उसमें हम लोग क्या देखते हैं? ए स्क्वायर बाय फोर माइनस बी की वैल्यू पॉजिटिव है कि जीरो है कि नेगेटिव है, ये देखने के लिए कि हम कौन से केस में फॉलो करते हैं, यस मैम। राइट? तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? माइनस अल्फा बीटा। ए की वैल्यू जीरो है, ओ यस मैम। जीरो राइट? एंड है ना? वैल्यू अल्फा बीटा। ए वैल्यू इज जीरो। व्हाट इज बी वैल्यू? माइनस अल्फा बीटा। माइनस अल्फा बीटा, कि माइनस अल्फा बीटा हो जाएगी। फिर अब हमें क्या देखना है? अंडर रूट ए स्क्वायर बाय फोर माइनस बी। इसकी वैल्यू क्या है? तो यस इसकी वैल्यू तो नेगेटिव ही होगी। अल्फा बीटा पॉजिटिव दिया होगा शायद, नहीं, नॉट इक्वल टू वन दिया है बस। अच्छा, बीटा नॉट इक्वल टू वन दिया है, अल्फा इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू वन दिया है। उसके अलावा ए और हाँ ठीक है, ओके, फाइन। तो अब माइनस बी क्या होगा यहाँ पे? मैम अल्फा बीटा। सो दिस इज जीरो माइनस ऑफ माइनस अल्फा बीटा, दिस इज अल्फा बीटा। यस मैम। अब क्या करें फिर? अल्फा बीटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं हुई है। मैम
फिर तो यहाँ टोटल 4 केस पॉसिबल होगा। तो वी हैव, अगर हम लोग बिल्कुल इन जनरल बात करें, आई थिंक अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, नॉर्मली अल्फा बीटा अगर मान लो सपोज आप पॉजिटिव मान के चलते हो तो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 वाला केस होगा। सो अल्फा बीटा, बट मेरे हिसाब से ऐसे मानना नहीं चाहिए क्योंकि दे डिड नॉट टेल अस एनीथिंग एक्सप्लिसिटली, दे मेंशन दैट इट्स नॉट इक्वल टू 1, दैट्स इट, राइट? यस मैम। जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट? तो ओके, ऑल राइट। सो इफ अल्फा बीटा इज पॉजिटिव तो क्या होगा? तो हमारे सॉल्यूशंस क्या होंगे? Equation takes two different real roots. So we will have different real roots, right? If हो सकता है इसमें से कोई एक ही वैल्यू जीरो आ जाए, है ना? तो क्या होगा? Real double root. वन रियल डबल रूट, and if alpha beta is less than zero, then no No real real. root, right? So what will be the solutions later on? क्या हो जाते हैं हमारे solutions? Xt equal to a In the m1 first case में हमारा solution क्या हो जाएगा? Yes, what will be the solution? xt equal to a m1 A m1 power t. Yes ma'am. t Plus b b m2 m2 power t, और m1 m2 क्या हो जाएंगे? minus a by 2 plus minus. a की वैल्यू जीरो है, ठीक है? Yes तो ये क्या हो 0 जाएगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए minus स्क्वायर बाय 4 माइनस बी, तो माइनस b. बी यहाँ पे अल्फा बीटा हो जाएगा, Yes ma'am. राइट? तो अगर हम लोग यही वाला केस अज्यूम कर लें कि पॉजिटिव ही है तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा स्क्वायर रूट है, Yes ma'am. तो तो पावर t by 2 हो जाएगा। टी बाई टू हो जाएगी, प्लस बी टाइम्स माइनस अल्फा अब बीटा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? इधर 1/2 है और इधर पावर टी हो जाएगी, राइट? yes ma'am. तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर ये वाला केस हुआ तो Ma'am आपको then योर सोल्यूशन एक्स टी विल बी व्हाट? ए प्लस बी टाइम्स टी टाइम्स आपका जो पावर एम पावर टी, और यहाँ पे एम की वैल्यू क्या हो जाती है? -1/2 ए, और ए यहाँ पे क्या है? जीरो, करेक्ट? yes ma'am. तो ये जीरो की पावर टी, तो यहाँ पे तो कोई सोल्यूशन वाला केस बन नहीं रहा है, राइट? यस, Yes ma'am. दिस सोल्यूशन इज नॉट वर्किंग आउट फॉर अस। And what about the third case? xt equal to a r power t A r power t cos theta plus
ओमेगा टी प्लस ओमेगा, और आर वैल्यू क्या हो जाती है? स्क्वायर रूट ऑफ बी बी। तो स्क्वायर रूट ऑफ बी, बी कितना है? अल्फा बीटा। माइनस अल्फा बीटा है, यस मैम, सॉरी, माइनस अल्फा बीटा। माइनस अल्फा बीटा। और यहाँ पे अल्फा बीटा नेगेटिव है तो माइनस अल्फा बीटा पॉजिटिव हो जाएगा। यस मैम। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट बी। माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट बी। और यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, राइट? यस मैम। तो ये हमारे पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, लेकिन इन केसेस को देख के हमें क्लियरली यही दिख रहा है कि वी शुड जस्ट टेक द सिंपल रूट, विच इज जस्ट अज्यूमिंग कि वी आर इन द फर्स्ट केस। ठीक है, रियल रूट्स वाले केस में ही आप ऑपरेट करो मेरे हिसाब से, ऑल्दो इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड। ठीक है, बिकॉज सबसे सिंपल केस तो यही होता है, राइट? अज्यूमिंग अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन 0, तो आपका जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा? ये हमने यहाँ पे निकाला है, ए अल्फा बीटा स्क्वायर रूट इसकी पावर टी प्लस बी टाइम्स माइनस स्क्वायर रूट अल्फा बीटा इस पूरे की पावर टी। ये सोल्यूशन हो जाएगा। यस मैम। और इस सोल्यूशन में एक चीज और आपको चेक करनी होती है, विच इज व्हाट, कि आपके ये जो दो सोल्यूशन है ये कैसे ना हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। यस तो टू चेक फॉर लीनियर इंडिपेंडेंस व्हाट डू यू डू? यू मैम। 01, U02, U11, यू U12, इसका आप डिटर्मिनेंट लेते हो। नॉट इक्वल टू 0। इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारा? U फर्स्ट फंक्शन इज दिस, सेकेंड फंक्शन इज दिस, राइट? फर्स्ट फंक्शन इज दिस, यस मैम। सेकेंड फंक्शन इज दिस। तो आप जब पहले 0 वैल्यू रखोगे टाइम t की जगह तो क्या आएगा? एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। 1। तो इधर भी 1, इधर भी 1, और नीचे पावर 1 रखोगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट अल्फा अल्फा बीटा बीटा। एंड माइनस स्क्वायर रूट अल्फा बीटा। यस मैम। अब इसका डिटर्मिनेंट कितना हुआ? ये, -2 टाइम रूट अल्फा बीटा है। विच इज नॉट इक्वल टू 0। यस मैम। So what does that mean? Hence, the two solutions are linearly independent. Yes, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन हो गया, राइट? ऑफ द होमोजेनियस केस, करेक्ट? इज दैट ऑल राइट? यस मैम। तो अब ये तो होमोजेनस केस का हुआ। नॉन होमोजेनस केस में फिर क्या करते हैं? नॉन होमोजेनस आ गया क्योंकि मेरी इक्वेशन तो ये थी। तो अब मैं इसका एक एक स्पेशल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगी। यस मैम। और स्पेशल सोल्यूशन का हिंट कहाँ से मिलता है कि ये कैसा फॉर्मेट है, ये वाला? मैम, अलजेब्रिक फंक्शन। इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन। यस मैम, ये कांस्टेंट कांस्टेंट फंक्शन। है, राइट साइड में एक कांस्टेंट नंबर है, तो आप किस चीज से हिंट करोगे कि चलो जी एक कांस्टेंट वैल्यू होती तो क्या होता, करेक्ट? तो एक्स स्टार, या उस सोल्यूशन को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? U star is what we represent it with. यस मैम, UT यूटीएस। star. Yeah, UT star. Suppose UT star is some constant D. तो टाइम t+2 में भी D ही वैल्यू होगी, माइनस अल्फा बीटा टाइम t में भी D ही वैल्यू होगी।
और ये किसके बराबर होना चाहिए? बी माइनस बीटा बी। करेक्ट। यस मैम। अब मुझे क्या निकालना है कि ये डी की क्या वैल्यू थी, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से? डी इधर क्या हो गया? 1 - अल्फा बीटा बी माइनस बीटा बी। तो ये कितना हुआ? 1 - बीटा डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा बीटा। करेक्ट। यस। तो आपका यूटी स्टार क्या हो गया? ये हो गया। यस। तो यस आपका मैम। जनरल सोल्यूशन क्या हो गया? जो होमोजेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन था वो प्लस दिस यूटी स्टार। सो दिस सोल्यूशन प्लस this ut star, which is b 1 - beta upon 1 - alpha beta, right? Okay, so far. ठीक है। यस मैम। अब अगला, तो अभी ये करके हमला हमारे यहां तक सोल्यूशन आया, उसके बाद ऑल्सो डिस्कस द कंडीशन अंडर विच द स्टेडी स्टेट इज स्टेबल। तो कब होगा ये? स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? मैम मॉड ए शुड बी स्मॉलर देन 1 + b। दो कंडीशंस होती हैं, क्या क्या होती हैं? मॉड ए हम्म। smaller than 1 plus and b is 1 smaller + than बी 1. एंड बी, या मॉड बी Ma'am b. बी इज लेस देन 1, ये दो चीजें होनी चाहिए। Yes ma'am. तो क्या होगा इससे? तो ये हमारी ए और बी की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो क्या आता है? a तो 0 है। दिस हैज टू होल्ड्स। तो हमारे केस में ए की वैल्यू कितनी है? 0 0। और बी की वैल्यू कितनी है? minus alpha beta. -अल्फा बीटा। सो नाउ क्या हुआ यहाँ पे? फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है? 0 is less than 1 - अल्फा बीटा। एंड दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है? बी विच इज -अल्फा बीटा शुड बी लेस देन 1। करेक्ट। Yes ma'am. तो यहां से क्या हुआ कि अल्फा बीटा की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, एंड यहां से क्या हुआ? Alpha beta. शुड बी ग्रेटर देन -1। Yes ma'am. सो नाउ we don't know what exactly alpha and beta are. So we say that if इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करोगे तो क्या लिखा जा सकता है? ये देन इट इज स्टेबल, राइट? अदरवाइज इट इज नॉट। करेक्ट। दिस इज फाइन। Yes ma'am. ठीक है।
तो अगर ये चीज वैलिड होगी तो स्टेबल है, अगर ये चीज वैलिड नहीं होगी तो स्टेबल नहीं है। तो दिस इज व्हाट वी कैन राइट, क्योंकि इसके बियॉन्ड तो हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, करेक्ट, क्योंकि और तो कुछ दिया नहीं हुआ है। ऑल्सो डिस्कस द कंडीशंस अंडर विच द स्टडी स्टेट इज स्टेबल। तो हमने बता दी स्टेबिलिटी की कंडीशन ये है कि अगर ऐसा होगा तो स्टेबिलिटी हो जाएगी, राइट। तो जो अज्यूम करके हमने अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 अज्यूम करके किया है ना सारा कुछ, तो अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 तो ठीक है, लेकिन वो लेस देन 1 भी होना चाहिए अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो, अदरवाइज दिस सिस्टम विल बिकम अनस्टेबल। ओके, फाइन। Yes, ma'am. ठीक है, चलो, सो वील पॉज हियर फॉर टुडे एंड वील पिक अप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। देयर आर 6 मोर क्वेश्चंस लेफ्ट एंड एक्चुअली कुछ अल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, सो वील आल्सो बी डूइंग दैट बिकॉज we are doing only practice. So yeah, so in total I would say क्वेश्चन 7 में भी ऑल्टरनेटिव दिया है, 6 तक कुछ नहीं था, तो क्वेश्चन 5 and 6 will be there, and then rest of the 4 questions I think they have alternative, so there are, instead of 4 there are 8 questions, so in total there are 10 questions mostly, so we'll be doing those in the next session. ठीक है, all right, okay, thank you guys, take care. Excuse me, ma'am.